नमस्कार। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा आयोजित साहित्य के इस महाकुंभ में आप सभी का इस्तकबाल करते हुए आज हम बात करेंगे मनीषा कुलश्रेष्ठ से। मनीषा, जो हमारे समय की हिंदी कथा साहित्य की मलिका है, आत्मा से यायावर मनीषा का रचना संसार भी उनके कदमों की तरह ही लगातार दुनिया नापता है। मनीषा जो कि विज्ञान की स्नातक हैं और हिंदी में एमफिल और उसके साथ कथक में विशारद भी हैं। कठपुतलियां कुछ भी तो रोमानी नहीं, बोनी होती परछाई, केयर ऑफ स्वाद घाटी, गंधर्व गाथा, अनामा, रूप रंग रस गंध आदि संग्रहों में उनकी 51 कहानियां संचयित हैं, जिनमें से अधिकांश कहानियां बेहद प्रसिद्ध हुई है। आपके 5 उपन्यास हैं: शिगाफ, शालभंजिका, पंचकन्या, स्वप्नपाश और भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका मल्लिका पर जीवनी परक उपन्यास मल्लिका। इसके अतिरिक्त आपने कथेतर साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा है, जिसमें से बिरजू के जीवन पर लय कथा, यात्रा वृतांत जो कि उन्होंने भारत सरकार की फेलोशिप पे लिखा है, कैलाश की यात्रा करते हुए, होना आती थी कैलाश का। उसके अलावा कवियत्री भी है मनीषा। प्रेम की उम्र के 4 पड़ाव नाम से उनकी कविताओं का संकलन अभी पिछले साल ही प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा भाषा पर चूंकि मनीषा का बहुत अच्छा अधिकार है, इसलिए माया एंजेलो की आत्मकथा, लैटिन अमेरिकी लेखक मामाड़े के उपन्यास आदि का अनुवाद किया है। और यही नहीं, उनके उपन्यास, उनकी रचनाओं के भी काफी उपन्यास डच, रूसी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुए हैं। और किरदार कथा संकलन का अनुवाद तो फ्रांस सरकार के द्वारा किया गया है। अनेकानेक पुरस्कार, जिनमें प्रतिष्ठित बिहारी पुरस्कार, कृष्ण बलदेव फेलोशिप, घासीराम वर्मा पुरस्कार, गीतांजलि इंडो फ्रेंच लिटरेरी प्राइज, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, रजा फाउंडेशन फेलोशिप आदि उन्हें मिले हुए हैं। वनमाली कथा सम्मान से आप सम्मानित हुई हैं। इंदु शर्मा कथा सम्मान है। इसके अलावा बहुत लंबी सूची है उनके सम्मानों की, और अब तो ये स्थिति है कि लगता है सम्मान ही उनसे सम्मानित होते हैं। तो और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात मुझे लगती है कि वो भारत की पहली हिंदी वेब मैगजीन हिंदी नेस्ट का 20 वर्षों से स्वागत कर रही है, और पिछले दिनों उन्होंने इसका नवीनीकरण किया है और कुछ बेहद रोचक और बहुत साहित्य के लिए महत्वपूर्ण अंक उन्होंने हिंदी नेस्ट के निकाले हैं। तो स्वागत है मनीषा आपका। शुक्रिया लक्ष्मी। और आज हम दो दोस्त आमने सामने हैं, और ये एक बहुत रोचक बात है कि हम प्रगतिशील लेखक संघ के इस अनूठे कार्यक्रम में, जिसको हम पीपल्स, अभी नया जनता के लिए पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल नाम दिया गया है, और इसके तहत हम दोनों बात कर रहे हैं आज। तो ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। तो मैं तुमसे बात आरंभ करती हूँ। बात तो क्या, हम संवाद करेंगे आपके कुछ रचना प्रक्रिया के बिंदुओं पर और कुछ अन्य साहित्य से जुड़ी चीजों पर, समाज के सरोकारों पर भी। तो सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या कथा का, क्योंकि हमारा ये जो सत्र है, इसे बेहद खूबसूरत नाम दिया है, कथा का कसुमल रंग। तो इस अ, सुंदर से शीर्षक को लेकर ही मैं सबसे पूछती हूँ कि क्या कथा का रंग हर हाल में कसुमल होता है, और होता है तो क्यों होता है? इसका मैं एक ही जवाब दूंगी लक्ष्मी, क्योंकि स्त्रियों का संसार कसुमल रंग से आरंभ होता है। और कसुमल रंग, जैसा कि हम हमारे राजस्थान में इतना महत्व का रंग है कि उसमें केसरिया रंग भी है, और जब लाल रंग भी मिल जाता है, और जब एक मौसम में रोहिणी के पेड़ पे जब कसुमल रंग के फूल उगते हैं, तो हम सब का कथा संसार एक अनूठे अनुभवों से जगमगाने लगता है। तो जब हम स्त्रियों की कही हुई कहानी,
या हम जैसे कहें कि कथा का तो वैसे कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन जब स्त्री बात करती है तो रंगों की बात आ ही जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि या स्त्री मन वाले लेखक या स्त्रियां जब कथा लिखती हैं तो वहां पे रंगों की भी बात करती है, वहां टेक्सचर की बात करती हैं स्त्रियां। तो मुझे लगता है कि कथा का समूचा परिदृश्य भले कसुमल ना हो, लेकिन जब स्त्रियां कथा कहती हैं या स्त्री मन वाले लेखक कथा कहते हैं तो वो कथा का जो वो लहर है वो जरूर कसुमल हो जाती है। और कहानी का तो संसार बहुत सारे रंगों से मिला जुला है, लेकिन कसुमल रंग दूर से दिखाई देता है। बिल्कुल मनीषा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि कसुमल रंग दूर से दिखाई देता है। लेकिन क्या जो अन्य कहानियां जो परिवेश की विसंगतियों की वाहक है, जो दुख त्रासदियों की वाहक है, या आज के शब्दों में कहें तो ग्रे शेड्स की कहानियां हैं, उनमें भी लेखक एक कसुमल रंग ला पाता है। बिल्कुल ला पाता है, क्योंकि अगर विसंगतियां भी हैं तो केवल विसंगतियां नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं जीवन में अगर हम धूसर को भी हम काले रंग को भी अगर हम बांटते हैं या धूसर रंग को भी बांटते हैं तो वो भी कई रंगों से मिलके बनता है। अंधेरा भी खाली अंधेरा नहीं होता, उस अंधेरे में भी कहीं ना कहीं लाल रंग होता है। तो मुझे लगता है कि जब सुख होता है उसके बैकग्राउंड में हम धूसर रंग को देख पाते हैं या उसके बैकग्राउंड में हम विसंगति को देख पाते हैं। और कई जीवन ऐसे भी हैं जो लगातार धूसर होते हैं या विसंगतियों से घिरे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुस्कान हर कहानी में जरूर होती है, या लेखक का एक प्रयास रहता है कि वो एक सकारात्मक बिंदु, एक हंसी का क्षण हर कहानी में जरूर लाए। तो मुझे लगता है कि कहानी केवल एक रंग से मुकम्मल नहीं होती। तो मुझे लगता है कि खाली विसंगति के रंग कहानी को पूरा नहीं करते, वहां कहीं ना कहीं विसंगति से जूझते हुए जीवट नायक या नायिका का उस जीवटता का भी रंग कसुमल जरूर होता होगा। बिल्कुल होता है। बहुत अच्छी बात कही है तुमने कि सारे रंग सफेद रंग में समाहित होते हैं, और काली माँ के पीछे से अनिवार्य रूप से सफेद रंग विद्यमान होता है, और उसी सफेदी में कहीं एक कसुमल रंग भी निहित होता है। मनीषा, तुम्हारे रचना संसार में जो वैविध्य है वो अकल्पनीय है। मैं स्वयं उसकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। शिगाफ, जो कि मेरा सर्वाधिक प्रिय उपन्यास है, उसमें तुम कश्मीर समस्या को उठाती हो। पंचकन्या में मिथकीय पात्रों को लेती हो। वहीं स्वप्नपाशिया में सिजोफ्रेनिया की समस्या को लेती हो। तो मल्लिका में साहित्य जगत की एक बेहद महत्वपूर्ण किंतु उपेक्षित स्त्री को पुनर्जीवित कर देती हो। तो ये बताओ कि ये जो वैविध्य जो तुम्हारे कथा साहित्य का प्राण है, मैं एडमिट करती हूँ कि तुम्हारे जितना शोध करके लिखने वाला और इतने विविध सब्जेक्ट्स को लेने वाला इस समय मुझे हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई अन्य लेखक नहीं दिखता है। तो इसके लिए तुम कोई रचना आरंभ करती हो तो शोध से आरंभ करती हो या कथा से आरंभ करती हो? लक्ष्मी, कोई भी रचना शोध या कथा से नहीं, सबसे पहले विचार से आरंभ होती है। तो जब विचार आता है तो उसके आसपास कथा ताना बाना बुनने लगती है, और कथा में बहते बहते शोध की जरूरत होती है। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती है कि विचार आया, उसके बाद कथा का ताना बाना बुना गया, और जैसे जैसे कथा बढ़ती जाती है, जहां शोध की आवश्यकता होती है मैं शोध करती हूँ, या कोई यात्रा करने की जरूरत है तो यात्रा करती हूँ, किसी व्यक्ति से मिलने की जरूरत होती तो उस व्यक्ति से मिलती हूँ, और नहीं तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, गूगल है, तो बहुत सारी चीजों का इस तरह से शोध कथा के प्रवाह के साथ आता है। खाली शोध लेके अगर हम चलेंगे तो वो एक डेटा से भरा हुआ कोई उपन्यास बन जाएगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि विचार, कथा, और कथा के साथ बहते बहते जिस जगह शोध की जरूरत है, जैसा कि मैं अगर मल्लिका की बात करूं तो जैसे टेलीग्राम आया उसमें, तो मैंने सबसे पहले ये खोज करने की कोशिश की कि भाई टेलीग्राम उस समय था कि नहीं। और अगर मल्लिका लिखते लिखते अगर मैं मल्लिका को
बनारस भेज रही हूँ कलकत्ता से, तो रेलवे था कि नहीं, रेल थी तो कौन कौन से स्टेशंस बीच में आते थे। तो मुझे लगता है कि जब कथा प्रवाह में होती है तो कथा के प्रवाह के साथ शोध करना अच्छा है। लेकिन आप एक शोध के सामग्री इकट्ठी करके उसको कथा में ठूसेंगे तो वो कथा विनष्ट हो जाएगी। तो मेरा जो, मैं अगर अपना रहस्य ये बताऊं तो उसमें मैं यही कहूंगी कि कथा के साथ बहते बहते जिस पल लगता है कि नहीं, यहाँ पे एक अंधा बिंदु है, इसको शोध की आवश्यकता है, तो मैं वहां शोध जरूर करती हूँ। और लक्ष्मी, मुझे तुमसे बात करते हुए इतना मजा आ रहा है क्योंकि तुम बहुत अनूठे सवाल लेके आई हो, क्योंकि इतने सारे लाइव हुए इस दौरान। तो हर बार ऐसा लगता था कि मैं बार बार अपने आप को दोहरा रही हूँ, तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम कुछ अलग हटकर बात कर रहे हैं। शुक्रिया मनीषा। और ये जो तुम कह रही हो ये रहस्य नहीं है, ये एक टिप है नए लेखकों के लिए, उदीयमान लेखकों के लिए, सीखने वाले नई प्रतिभाओं के लिए। और मुझे लगता है कि हम लोगों की पीढ़ी को अब पुरानी पीढ़ी के लिए सोचकर ही बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, और वो तुम करती हो। उस बात के लिए सारा हिंदी साहित्य जगत तुम्हारा बहुत सम्मान करता है कि तुम नए लेखकों को जिस तरह दिल से प्रोत्साहित करती हो, बताती हो, सिखाती हो, मेरे जैसों को तो हड़काती भी हो और लिखवाती हो। तो मनीषा, हर लेखक की एक विशेष रचना प्रक्रिया होती है। कोई लेखक किस चीज से लिखता है, कि तुम किस चीज से लिखती हो, मैं किस चीज से लिखती हूँ। हालांकि तुम बता चुकी हो, लेकिन फिर भी मैं विधिवत पूछ रही हूँ कि प्रत्येक लेखक की एक विशेष रचना प्रक्रिया होती है। तो लेखिका मनीषा अपनी रचना प्रक्रिया में कैसे और किस तरह से काम करती है? अ, बिल्कुल लक्ष्मी, मैं हमेशा ये एक चीज से शुरुआत करना चाहूंगी कि मेरे दिमाग में बहुत बार ऐसे कैची प्लॉट्स आते हैं। और अक्सर लोग करते हैं ऐसा कि जैसे ही कोई प्लॉट आया उन्होंने लिख लिया, या उसको पकड़ लिया, या उसके ऊपर कुछ ऑडियो बना लिया कि ये प्लॉट है, इसमें मुझे लिखना है। मैं अगर शुरुआत से बात करूं, ऐसे मेरे दिमाग में भी दिन के 4-5 प्लॉट कौंधते हैं, लेकिन मैं उनको कभी भी नोट नहीं करती हूँ। मैं अगली सुबह का इंतजार करती हूँ। अगर मैं उसको भूल जाती हूँ तो मैं नहीं इस पे लिखती, लेकिन अगर वो मेरे मन में बना रहता है, मुझे कुरेदता रहता है, तो मैं उसे जरूर लिखती हूँ। एक दो बार मैंने ऐसे कोशिश की कि जो प्लॉट मेरे दिमाग से मिस हो गया, तो मिस हो जाते हैं, तो मैंने उसको लिखने की कोशिश की, और जब मैंने उस पर कहानी बनाई तो मुझे उस कहानी से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने ये कवायद बंद कर दी कि मैं उस थॉट को, जो आई है, कौंधी है और मुझे लगा इस पे कहानी बन सकती है, तो हर उस थॉट को, जैसे कि अगर हम किसी भी ऐसे साइंटिफिक प्रक्रिया में अगर हम प्रजनन की भी बात करें तो हर अंडा निषेचित नहीं होता, उसी तरह से मुझे ये लगता है कि हर जो थॉट आई है, कोई भी प्लॉट की थॉट आई है, वो शिशु में बदले, वो फीटस में बदले, वो जरूरी नहीं है। तो मैंने अपनी आत्मा को, अपने मानस को इस तरह से ट्रेन कर लिया है कि अगर वो थॉट अगले सुबह तक मेरे ख्यालों में बनी रहती है, निस्सृत नहीं होती है, तो मैं उस पर काम करती हूँ। और रचना प्रक्रिया की बात करें तो मैं जैसे 3 ड्राफ्ट किसी भी कहानी के लिखती ही लिखती हूँ। और पहला ड्राफ्ट अनगढ़ होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही ड्राफ्ट में जो उस कहानी में द्वंद्व आना है, वो द्वंद्व आ जाए। अगर पहले ड्राफ्ट में द्वंद्व नहीं आता है तो वो कहानी भी मेरी डस्टबिन में जाती है, क्योंकि कहानी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मुझे द्वंद्व लगता है। तो उस द्वंद्व के साथ में मैं अगला ड्राफ्ट लिखती हूँ। फिर तीसरा ड्राफ्ट में मैं भाषा पे काम करती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे पात्र जिस भाषा में संवाद कर सकते हैं, वो भाषा ऐसी ना हो जो ऐसी लगे कि बुकिश है या ऐसी क्लिष्ट है, और मेरे पात्र तो किसी और परिदृश्य के हैं। हालांकि ऐसा कोई सीमा नहीं है, अगर आप चाहें तो आपका कोई भी पात्र कोई सी भी भाषा बोल सकता है। कई बार सवाल किया जाता है लोगों से कि अरे, आपका तो वो पात्र ऐसा था और वो ऐसी भाषा बोल रहा था, क्योंकि अगर उस पात्र की थॉट प्रोसेस है, उस पात्र की थॉट प्रोसेस किसी भी लेखक की भाषा में हो सकती है, लेकिन अगर वो बातचीत कर रहा है तो हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो मैं फिर तीसरे ड्राफ्ट में अपनी भाषा पे काम करती हूँ। और हमेशा मैं रात को लिखना पसंद करती हूँ। अगर हम रचना प्रक्रिया में बाहरी आयामों को देखें तो मैं अक्सर रात को, रात के सन्नाटे में लिखना पसंद करती हूँ। और
मेरी आदत है कि मैं जब सब सो जाएं तब लिखूं, और सुबह सबके उठने से पहले अपना काम खत्म करके उसको अपने दिनचर्या को दूसरी तरह से शुरू करती हूँ। मैं दिन भर के शोर में, बेल बज रही है, बच्चे हैं या कोई भी शोर मचा रहा है, मैं नहीं लिख पाती हूँ। बिल्कुल, ये बात तो मैं भी स्वीकार करती हूँ, चूँकि एक प्रोफ़ेसर रही हूँ और एक बार शिक्षक होते हैं तो हम हमेशा शिक्षक हो ही जाते हैं और चूँकि काम भी पात्र संरचना पर है, तो कोई भी पात्र किसी भी जगह कैसी भी भाषा नहीं बोल सकता है। अगर वो बोलेगा तो अविश्वसनीय हो जाएगा। ये बात अलग है कि पात्र गुस्से में जैसे हम सब भी करते हैं, मेरा स्वभाव है, मैं गुस्से में अंग्रेज़ी बोलने लगती हूँ। तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम पात्रों पर काम करेंगे जो तुम बहुत अच्छे से करती हो। तो तुम्हारा लगभग सारा साहित्य मैंने पढ़ा है, विशेष करके उपन्यास और जितनी भी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, वो तो पढ़ी ही हैं। उसके अलावा भी काफ़ी पढ़ी हैं। तो उपन्यासों की बात करें तो मैं ये चीज़ देखती हूँ जो पंचकन्या में भी आया है कि तुम्हारे रचनाओं में विशेष करके औपन्यासिक रचनाओं में विदेशी जीवन, शिल्प, कला, स्थापत्य, पेंटिंग बार-बार उभरते हैं। तो ये इसका कारण तुम्हारी यायावरी प्रवृत्ति है, तुम्हारी वैयक्तिक पसंद है या तुम्हारे लेखक मनीषा कुलश्रेष्ठ के पाश्चात्य प्रभाव? लक्ष्मी, पाश्चात्य प्रभाव तो मैं इसको नहीं मानूंगी। हुँ, मेरे को क्या लगता है कि जब भी आप लेखन कर रहे हैं, अगर आपका जैसे, अगर हम पंचकन्या में बात करें तो मेरी पात्र जो है घृणा मेरे है, या जो भी उसकी पोती है, तो वो अगर पेरिस से है तो पेरिस की गलियों को आना चाहिए। और मुझे क्या लगता है कि हम जब तक किसी भी किताब में कोई अनूठी खिड़की नहीं खोलते हैं, तो उस किताब का मुकम्मल होना बेकार है, क्योंकि मुकम्मल नहीं हो सकती है, क्योंकि वो नई खिड़की, एक नया आस्वाद पाठक हमेशा शौक से पढ़ता है। क्योंकि मैं हमेशा कोई भी किताब लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसकी पाठक होंगी तो मैं इसमें क्या चाहूंगी, ये एक ख्याल भी मेरे दिमाग में रहता है। तो अगर मैं पेरिस से किसी युवती को भारत कथक सीखने भेज रही हूँ, तो उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो पीछे का जो पूरी की पूरी पृष्ठभूमि है, उसको कहीं ना कहीं वातायनों के साथ में कहीं ना कहीं तो खुलना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल रहता है। और हाँ, यायावरी तो है, और यूरोप मुझे पसंद है। वहां जैसे रेनेसा जब हुआ, कला का जब पुनर्नवजागरण हुआ, तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे यहाँ देरी से आई, कुछ देरी से आई, कुछ चीजें आई नहीं। और या हमारा हिंदी का जो समाज है, वो एक अपने चारों तरफ एक घेरा बना के रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता, वो कलाओं पे बात नहीं करता। या कई लोग जिस तरह से जैसे अगर मैं अपने वरिष्ठों को देखूं, तो मैं मेरे को राजकमल चौधरी इसीलिए पसंद है। वो पेंटिंग पे भी बात करते हैं, वो बॉडलेयर की कविता पे बात करते हैं, वो मोने की पेंटिंग पे बात करते हैं, तो उनके लेखन में भी आता है। तो मेरे जो आदर्श इस तरह के रहे, मेरे आदर्श लेखक ऐसे रहे। इवन मैं मृदुला गर्ग जी की बात करूं तो उनके यहाँ भी कट गुलाब में भी इस तरह की चीजें आई, उनके यहाँ भी दूसरी कलाएं आती हैं। इवन अगर हम अज्ञे की बात करें, अब अगर निर्मल वर्मा की बात करें, तो वहां पे भी दूसरी कलाओं का पदार्पण हिंदी साहित्य में होता है। तो मुझे क्या लगता है कि ये बहुत एक पूरा परिदृश्य पूरा होता है इससे। और एक नई बात उभर के आती है कि लोग क्यों पढ़ेंगे आपको, अगर आप उसी चीज को बार बार दोहरा रहे हैं, तो लोग क्यों पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप, मेरे यहाँ जैसलमेर भी आता है, मेरे यहाँ बिल्कुल मरुस्थल भी आता है, और मेरे यहाँ अगर ये जैसलमेर की ड्रामा गलियां होता है। गलियां भी आएंगी। इवन अगर पुष्कर की गलियां आ रही हैं तो वहां पेरिस की गलियां भी आएंगी, या फिर स्पेन की भी पूरी की पूरी लामांचा की जो यात्रा है, वो वो भी आती है। तो मुझे ये लगता है कि हम ऐसा कंट्रास्ट, मेरी मेरी कोशिश होती है, अगर मेरे उपन्यास का, जैसे मल्लिका में कुछ भी नहीं आया है, मल्लिका में अगर बनारस आया है तो मैंने कलकत्ता लाने की कोशिश की है, 24 परगना लाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि कम से कम एक उपन्यास में 3-4 परिवेश हों, जो पाठक को की उत्सुकता को बढ़ाए, कि अगर यात्रा कर रहा है लेखक, या लेखक के साथ में उसका पात्र यात्रा कर रहा है, तो वो परिवेश भी साथ में आए सामने।
बिना परिवेश के कई बार कई कहानियां मैं पढ़ती हूँ जिनमें केवल संवाद है, पीछे से कोई हवा भी नहीं चलती है। तो मुझे ये लगता है कि जब भी आप कोई संवाद लिखते हैं, जैसे मैंने ये संवाद लिखा कि आ, वो दोनों बात कर रहे हैं कि आज सुबह ऐसा हुआ कि माँ ऐसे कुछ कह रही थी, क्या उनका अंदेशा सही है? तो इसमें ऐसा भी हो कि पीछे अगर पर्दे की हवा चल रही हो, पर्दा फूल गया है, या बाहर किसी कौवे ने आके ठक ठक किया या गिलहरी निकली है, तो वो भी आए, इससे त्रिआयामिता बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि परिवेश पीछे बराबर से चलता रहे, जैसे कि मजीदी की फिल्म होती है। मजीदी की फिल्मों में सामने कथ्य बहुत छोटा होता है, लेकिन पीछे जो परिदृश्य है वो भी अपनी कथा कहता चलता है। इससे कहानी बहुत त्रिआयामी हो जाती है, कहानी में एक गहराई आती है। तो मुझे लगता है कि परिवेश का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे यहाँ। जैसे भी इवन अब अगर हम आलोचना में जाएं, तो कथ्य, भाषा, परिवेश और शिल्प, इन चारों पे बात होती है, लेकिन हम अब परिवेश भूलने लगे हैं। हम केवल है ना किचन की बात करें, या हम एक परिवार में एक कमरे के भीतर की भी बात करें, तो कमरे के भीतर भी एक बड़ा परिदृश्य है, कमरे के भीतर भी पेंटिंग के पीछे छिपी हुई एक मकड़ी है। तो वो छोटी छोटी बारीकियां हैं, तो कभी सूक्ष्मता के साथ आती हैं, जैसे लीलन में आई है, चींटियां हैं, या उस जंगल की कथा है। तो उसी तरह से अगर विदेश या है, पेरिस की गलियां हैं, या मैक्सिको या मैड्रिड की गलियां हैं, तो वो भी उसी तरह से आती हैं। तो मेरा प्रयास पाश्चात्य आकर्षण के तहत नहीं है, उस परिवेश को और ऑथेंटिक बनाने और गढ़ने के कारण है। तो क्या इन कलाओं में तुम्हारी रुचि है, मूर्ति शिल्प या बिल्कुल। चित्रकला? की तो मेरी फिर तुम मेरी विशाल। बहुत रुचि है, मेरी चित्रकला में रुचि है। बल्कि मैं अगर बात करूं तो मुझे चित्रकारों में भी रुचि है। जैसे अगर मैं माइकल एंजेलो के बारे में पढ़ती हूँ, तो मैं माइकल एंजेलो की कोई कृति देखती हूँ तो मैं उनके जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ। तो पूरी त्रिआयामिता में कला जिसे कहते हैं, अगर मैं हम गौतम राजाध्यक्ष की भी फोटोग्राफी की बात करते हैं, तो वो क्यों ऐसे थे, क्यों विशेष थे, ये मैं जानना चाहूंगी। तो ये मेरी बहुत अंदर की ऐसी गहरी उत्सुकता है जो दूसरी कलाओं की तरफ मुझे आकर्षित करती है, चाहे वो थिएटर हो, डांस हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो। मेरी अपनी रुचि है। बिल्कुल सही कहा तुमने कि पार्श्व या नेपथ्य परिवेश किसी भी रचना को बेहद विश्वसनीय और रुचिकर बनाता है। नेपथ्य के परिवेश पर बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत कम काम हुआ है, जबकि अगर हम देखें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी पार्श्व का बहुत महत्व है। पर तो ये तुम्हारे उपन्यास की बात करूं, एक ताजा उपन्यास की, तो जो तुमने प्रयोग किए हैं कि उसमें पूरा उत्तराखंड जिस तरह से आया है, बहुत उसमें तुमने बारीकियों से लिया है, तो मुझे लगता है कि ये एक परिपाक है। शुक्रिया। मनीषा, एक रचनाकार के सरोकार समाज सापेक्ष हो, यही श्रेयस है ना? और तुम्हारी रचनाओं में ये संसार अलग अलग छवियों में झलकता है। तो जब हम अपने समाज की विसंगतियों की बात करें, तो जो बात या जो तथ्य तुम्हें सर्वाधिक उद्वेलित करता है, वो क्या है? अ, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा तथ्य जो हमारे समाज की आज की विसंगतियों में प्रस्तुत है, उस पे अगर हम बात करें, तो निश्चय ही स्त्रियों की स्थिति पे अगर हम बात करें, तो हम कितने वर्गों में बटी हुई हैं, हम जितने वर्गों में बटी हुई हैं, उतने ही अपने अंदर, जैसे हम अपनी पुरानी पीढ़ियों के जीनोटाइप अपने में लेके घूमते हैं, ऐसे ही हम पुराने सारे वर्गों की स्त्रियां अपने अंदर लिए घूमते हैं। मैं अगर बात करूं तो बहुत ऊपर उठ के आके भी कई बार हमारा वर्ग संघर्ष उसी निचले स्तर की स्त्री का भी होता है। तो मेरी मुझे ये चीज बहुत उद्वेलित करती है कि मैं ऐसा भी देखती हूँ कि बहुत ऊंचे पद पे बैठी हुई स्त्री भी वही संघर्ष कर रही है जो एक मजदूर स्त्री कर रही है। तो मेरे अगर अगर मुझे कोई चीज उद्वेलित करती है इस सामाजिक व्यवस्था में, तो स्त्री जातियों से भी अलग है। स्त्री को अब ये मान लेना चाहिए कि वो समूचे रूप पे एक खुद अपने आप में एक जाति है, और उसको ऊपर उठाना है। इसमें हमको सबको साथ लेके चलना है।
बिल्कुल, हम स्त्रियों का संघर्ष सबसे अलहदा है और सबसे भारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और साथ के बिना ये नहीं होगा, ये बिल्कुल तुमने सच कहा है। मनीषा, जब लेखिका स्वप्नपाश की गुलनाज़ गुलनाज़ नाम है उसका? गुलनाज फरीबा, हाँ। हाँ, गुलनाज़ फरीबा को जीती है या लीलन को या कावेरी को, उस समय रचनाकार मनीषा के अलावा मनीषा के भीतर की मनोदशा क्या होती है? आ, निस्संदेह लक्ष्मी, मैं अभी तक उतनी तटस्थ नहीं हो पाई हूँ कि मैं अपने पात्रों की पीड़ा से अलग करके अपने आप को देख पाऊं। मैं बिल्कुल साधारणीकरण जिसको कहते हैं कि पाठक का होता है साधारणीकरण पात्रों के साथ, लेकिन बतौर लेखक मैं अपने पात्रों के साथ जुड़ जाती हूँ और कई बार अंदर से विचलित भी होती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं तो लगभग एक सम्मोहन की स्थिति में होती हूँ जब आधी रात को, अगर मैं शिगाफ की जुलेखा की बात करूं या मैं शिगाफ की यास्मीने की बात करूं, तो मैं निसंदेह मैंने अपनी बहुत सारी रातें ना बेचैनी में गुजारी हैं कि, और मुझे लगता है कि वो पात्र मेरी नींद से खेलते हैं और वो पात्र निसंदेह मेरे रास्ते को भी कठिन कर देते हैं, मेरे को बहुत बार विचलन की तरफ भी ले जाते हैं। और मल्लिका के बारे में तो मैं बार बार ये कहूंगी, इवन कालिंदी जब मैं लिख रही थी, तो कालिंदी की जो स्थिति होगी, जैसे एक न्यूड मॉडल की स्थिति हो सकती है कि बहुत देर आप एक पोज में बिना वस्त्रों के बैठे हैं, तो कहीं से पसीना आएगा, कहीं से खुजली होगी, तो उस बारीकी को मुझे अगर उकेरना है तो मुझे वो कल्पना करनी पड़ेगी, मुझे अपने अंदर एक न्यूड मॉडल उतारनी पड़ेगी। या अगर मैं मल्लिका की बात करूं कि जीव मल्लिका के घर ही कपड़े बदल के माधवी से मिलने जा रहे हैं, तो मल्लिका की मनोदशा क्या होगी कि जीव जब कहते हैं कि मुझे एक निष्ठ स्त्रियां बहुत पसंद है, तो मल्लिका प्रति प्रश्न करती अपने आप से कि एक निष्ठता क्या केवल स्त्रियों की होती है? क्या एक निष्ठता मेरी आकांक्षा नहीं हो सकती आपसे? तो वो सारी चीजों में वो उसी ऑन द स्पॉट तभी आएंगी, आपकी लेखनी से तभी निकलेंगी जब तक कि उस पात्र को आप जिएंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि पात्र को तो मैं जीती हूँ, और क्योंकि मैं बहुत कल्पनाशील हूँ, और ये तुम जानते हो कि मैं कई बार ऐसी चीजें भी सोच लेखा लेती जी। जो सामने वाले ने कही भी नहीं होती है, तो उस कल्पनाशीलता का मैं खामियाजा भी भुगतती हूँ। तो उस कल्पनाशीलता में जो आप बन जाते हो, तो उससे आपकी लेखनी में एक निश्चय ही एक प्रभाव उत्पन्न होता है, एक विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये ओल्ड स्कूल थॉट हो कि आप अपने पात्रों से तटस्थ नहीं हो पाते और उनकी केवल अ, बाहरी चीजें आप नहीं लिख पाते, उनके अंदर उतर के लिखते हो। तो मुझे लगता है कि इस ओल्ड स्कूल थॉट की मैं हूँ, मैं पात्रों में उतर जाती हूँ। मनीषा, कहते हैं एक लेखक अपने समय के सरोकारों का पैरोकार होता है, लेकिन ये भी सच है और लेखक होने के नाते हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ही समय में बहुत से समय चलते रहते हैं, कुछ बिल्कुल। बाह्य, कुछ आभ्यंतरिक, कुछ वैयक्तानिक, कुछ सार्वजनीन, है ना? तो आपको किस समय को पकड़ना सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे क्या लगता है कि हम जो समय बीत गया होता है उसी को ठीक से पकड़ पाते हैं, क्योंकि जो बीत रहा होता है उसके बहुत से आयाम उस वक्त बाकी होते हैं। अगर बात करें कि जो इमरजेंसी बीती, जो समय इमरजेंसी का बीता, तो आज हम उस पे लिखेंगे तो एक फोकस के साथ में लिख पाएंगे। या बाबरी मस्जिद का जो प्रकरण हुआ, उस पे हम तीनों आयामों के साथ लिख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आ, समय बीतने पर तो लेखक लिखता ही है, समय बीतने पर लेखक उस घटना को परिपूर्णता में लिखता है। लेकिन अगर समय गुजर रहा है और उस गुजरते हुए समय में कुछ सरोकार है और कुछ प्रश्न है, तो वो कथा में नहीं लिखेगा, वो लेख में लिखेगा। वहां पर कथाकार को लेखक होना चाहिए कि वो अपने समय को पकड़कर उसके ऊपर लेख लिखे। लेकिन अगर कथाकार को उस विषय पे उपन्यास लिखना है,
तो उस समय को बीतने का इंतजार तो करना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि वो उपन्यास अधूरा छूट जाए, कुछ आयाम उसमें छूट जाए। तो मेरा ये सोच है कि अगर जैसे अभी ये आंदोलन चल रहा है, तो इस आंदोलन पे हम लेख तो लिख सकते हैं, और बहुत मुकम्मल लेख लिख सकते हैं। हमें समाज को की जो जागरूकता की तख्ती है, उसको हम लिए साथ में चल सकते हैं। लेकिन अगर हम इस आंदोलन पे उपन्यास लिखें, आज ही लिखने बैठ जाएं, जैसे लोग कई कोरोना पे तुरंत लोगों को जल्दी हुई और उन्होंने कोरोना की आधी अधूरी जानकारी के साथ में उपन्यास भी लिख दिए। तो मुझे लगता है कि लेखक को उपन्यास या कोई कथा साहित्य लिखने में तात्कालिकता को नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन आप लेख लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, वहां तात्कालिकता असर करती है। तो मेरा ये सोचना है, पता नहीं हो सकता है लोग अलग तरह से सोचते हो, लेकिन अगर मैं, क्योंकि कथाकार के अलावा मैं एक पाठक हूँ, तो मुझे लगता है कि तात्कालिकता नहीं चाहता किसी भी कथा का। उसको एक मुकम्मल पूरा परिदृश्य अगर चाहिए पाठक को, तो कथाकार को ठहर कर लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा मनीषा तुमने। हम जिस समय भोक्ता होते हैं, उस समय प्रस्तोता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम उस। इसीलिए प्रेम पे भी मैं अगर बात करूं, तो उस प्रेम से निकल कर ही आप पूरी तस्वीर लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक लीजी भावुकता लिखेंगे। चलिए प्रेम की बात करें। मैं बात करती हूँ क्योंकि हमारे इस सत्र का नाम ही है कथा का कसुमल रंग। आपकी एक कहानी का शीर्षक भी कसुमल रंग है। बहुत बड़ी प्यारी कहानी है वो, स्वाभाविक है, प्रेम कहानी है। तो लेखिका मनीषा के लिए प्रेम की परिभाषा क्या है, और स्त्री मनीषा इस प्रेम को कहाँ, किस रूप में सबसे ज्यादा पकड़ती है? तो मैं पहले लेखिका मनीषा की बात करूं, तो जैसा कि कहा जाता है कि प्रेम की कोई ऐसी मुकम्मल परिभाषा नहीं है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि जब दो लोग प्रेम कर रहे होते हैं, तो वो अपनी एक न केवल परिभाषा को इजाद करते हैं, बल्कि उस परिभाषा के तहत एक नई भाषा भी इजाद कर लेते हैं, जो वो उन दोनों के बीच होती है। कि जब वो दो प्रेम कर रहे होते हैं, तो वो एक शब्द भी बोलेंगे तो दूसरा वो समझ जाता है कि इसका तात्पर्य क्या है। तो जो दो प्रेम करने वाले होते हैं, उनकी हर एक की नई परिभाषा होती है। हर हर प्रेम करने वाला एक अलग तरह से परिभाषा। जैसे कि हम अगर प्लेटोनिक लव की बात करें, तो मुझे प्लेटोनिक लव, मुझे ना बहुत एक आधी अधूरी चीज लगता है। प्रेम तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि उसे कह नहीं दिया जाए, या उस प्रेम का प्रतिदान आपको ना मिले। तो एक मुकम्मल प्रेम एक तरफा प्रेम नहीं होता है, एक मुकम्मल प्रेम तो दो तरफा प्रेम ही होता है। फिर वो चाहे मानसिक स्तर पे हो, चाहे वो भावनात्मक स्तर पे हो, चाहे वो दैहिक स्तर पे हो। तो मुझे क्या लगता है कि प्रेम हर एक के लिए अलग परिभाषा और भाषा बुनता है। और प्रेम को आप किसी भी खांचे में नहीं रख सकते। आदर्शवादिता या मॉरल में नहीं बांध सकते। कई बार लोग कह के प्रेम करते, कई बार बिना कहे दो लोग सालों साल प्रेम करते चले जाते हैं। तो प्रेम की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग है, लेकिन उसका मुकम्मल होना दो लोगों के आपसी प्रेम से ही होता है। एक गहरे प्रेम एक त्रासदी का रूप ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक कि प्रेम का प्रतिदान ना मिले, उस प्रेम को एक प्रभावित होने में घटा देते हैं आप। तो मुझे लगता है कि प्रेम का आत्मसम्मान ही प्रेम के मिले हुए प्रतिदान में है। तो एक तरफा प्रेम लोगों के लिए होता है, लेकिन मेरे को हमेशा लगता है कि एक तरफा प्रेम सिर्फ प्रभावित होना ही है, वो संपूर्ण प्रेम नहीं है। इसीलिए मेरे जो स्त्री मनीषा है, तो वो, तुम्हारा दूसरा सवाल ये था कि स्त्री मनीषा अपने प्रेम कहानियों में कैसे प्रेम पकड़ती है। कहाँ और कैसे, किस तरह? कहाँ हाँ। और कैसे प्रेम पकड़ती है। जैसे कि अगर हम कसुमल रंग की भी बात करें, तो जैसे रास्ता चलते मैंने उस कंडक्टर और उस विधवा स्त्री के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन दोनों को पता था कि दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो मुझे हमेशा प्रेम का वही स्वरूप पसंद आता है, जहां दोनों को ये पता हो कि हाँ, वो मुझे प्रेम कर रहा है। भले उसकी अभिव्यक्ति अधूरी हो, अभिव्यक्ति को एक शब्द भी ना मिला हो, लेकिन उनकी आंखें ये बात करती हो कि हाँ, मैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो हमेशा मैं ऐसा वाला प्रेम मेरे को पकड़ में आता है। और पता नहीं क्या ईश्वर ने तीसरी आंख दी है कि दो लोग प्रेम में हो तो वो फेसबुक पे भी पकड़ में आते हैं।
बहुत सारे लोग फेसबुक पे अब तुम्हें अनफ्रेंड करने वाले हैं या ब्लॉक करने वाले हैं। क्योंकि तुमने अपने बहुत तो बड़ा गोपनीय रहस्य खोल दिया। मेरे को लगता है कि धरती पे नमक ही खत्म हो जाएगा अगर धरती पे प्रेम करने वाले न बचे तो धरती का तो नमक है प्रेम, और इस प्रेम को लगातार चलते रहना चाहिए। और इसमें लोग ब्लॉक नहीं करेंगे। मैं कभी उस चीज को पॉइंट आउट नहीं करती, मैं मनी मन खुश होती हूँ। ये बड़ी मजेदार बताई आपने। और मुझे जो सबसे ज्यादा जो जिस बात ने मुझे अच्छी लगी और जिसे मैं स्वयं भी मानती हूँ कि प्रेम में सम्मान, प्रति सम्मान और आत्मसम्मान। हम स्त्रियां क्या करती हैं, आत्मसम्मान को किनारे रख देती हैं। बिल्कुल। उसका होना बहुत जरूरी है। एक आत्मसंपन्न स्त्री को ही पुरुष पसंद करता है। दीनहीन और जो हजारी बाबा की न्यूनिया है, वो कहती हाँ, है प्रेम में दलित द्राक्षा की तरह विगलित स्वयं को कर देना। वो वाली स्त्रियां अ, शायद अब होती भी नहीं है, और होती है तो उसके लिए भट्टारक जैसा प्रेमी भी नहीं होता है ना। बिल्कुल तो लक्ष्मी, होती है। मैंने देखा कई आधुनिक बच्चियां भी इस तरह के प्रेम में पड़ जाती हैं जहां वो अपने आप को विनष्ट करती रहती हैं। भट्टारक जैसा प्रेमी भी तो नहीं होता है ना। हाँ, और मुझे लगता है कि हर प्रेम की एक एक्सपायरी डेट होती है, और जैसे ही आपको पता चला एक्सपायरी डेट है तो अपने आप को उससे अलग कर लेना चाहिए। बच्चों को, नई पीढ़ी के बारे में उस मरते हुए प्रेम को या उस मर चुके प्रेम की तरफ दोबारा जो लौटते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस प्रेम में कुछ बचा होता है। तो मेरा नई पीढ़ी को हमेशा ये रहता है कि मूव ऑन, आगे बढ़ना चाहिए। सच बात है। जो संबंध खत्म हो गया है, उस संबंध के गुंजलक में उलझकर स्वयं को और सामने वाले को दुखी करने का और अपना आत्मसम्मान को आ, ठेस पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं होता है, ना होना चाहिए। कई लोगों को अब मुझसे मेरी इस बात से आपत्ति होती है कि प्रेम की एक्सपायरी डेट होती है। अरे कई कई दवाओं की तो करोड़ों साल एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो एक्सपायरी डेट का कोई ये मतलब नहीं है कि वो सच में ही कुछ वीक और कुछ ऐसे। तो हर प्रेम की एक अपनी एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो मृत्यु के साथ ही क्यों ना हो। मैं चूंकि मैं बहुत ज्यादा ज्योतिष वगैरह को मानती नहीं हूँ, बस लेकिन जनरल बात में मैं कहती हूँ कि प्रेम का भी एक कुंडली होती है, उसकी भी एक ग्रह दशा होती है, और उसका भी एक परिपाक होता है या अंत होता है। तो अगर जो हो रहा है उसे हो जाने देना है। सबसे बड़ी समरसता तो यही है कि जो घट रहा है उसे हम घट जाने दें, है ना। जैसे कि कनुप्रिया कहती है, जब राधा कहती है कि मेरे में अगर ये जो जलन है या मेरे में ये जो अधैर्य है, इसे हो के बीत जाने दो। तो बिल्कुल मुझे सही लगता है है। तुम वही बात कह रही हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हालाँकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी मैंने एक उपन्यास फिर से पढ़ा राबिया आनंद कुमार का, वो मुझे बेहद पसंद है, बहुत। वो इन दिनों कहीं था भी नहीं, पर सुयोग से मेरे भाई के पुस्तकालय में वो था। और उसमें एक अन्य स्त्री के धोखे में एक कुंठित व्यक्ति उसी की हमशक्ल अंधी स्त्री से बलात्कार करता है। और वो लड़की इतनी, उसका नाम राबिया है, वो इतनी उठी हुई है कि वो उस चीज को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार करती है। गर्भवती हो जाती है, उसको भी उतनी ही सहजता से स्वीकार करती है। वो छोड़ के चला जाता है, उसे भी उतनी ही सहजता से स्वीकार करती है। तो जो घट रहा है उसे हम गरिमा और सहजता से घट जाने दें, वो मुझे श्रेयस्कर लगता है। बिल्कुल। अब आपकी किरदार कहानी की बात करते हैं। आप कहानी की बात करते हैं। आपकी किरदार कहानी बहुत प्रसिद्ध है, कठपुतलियां बहुत प्रसिद्ध है। व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मुझे कावेरी बेहद पसंद कहानी है, मेरी पसंदीदा कहानी है। किरदार भी मुझे पसंद है, कठपुतलियां बहुत, लीलन भी पसंद है। तो आप बताइए, आपको अपनी कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद है? तुम ओके। लग रहा है कि हम एक उस मंच पर हैं, इसलिए सॉरी। नहीं नहीं, तो हम उस मंच से क्या, हम तो आप नहीं, तुम। ओके, ओके। तो आपको तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी कौन सी कहानी पसंद है, मनीषा? लक्ष्मी, मैं अगर सबसे ज्यादा कौन सी कहानी पसंद है तो जिस तरह से लोग मुझे देखते ही कहते हैं कठपुतलियां, तो मुझे अच्छा। अपनी कहानी कठपुतलियां बहुत ज्यादा पसंद है। सुगना मुझे
बहुत अनूठी किरदार लगती। हालांकि मेरे ऊपर इस कठपुतलियां को लेके ये सवाल भी उठे थे कि तुमने सुगना को क्यों कॉम्प्रोमाइज करा दिया, उसको तो प्रेमी के साथ भाग जाना चाहिए था। तो अगर वहां पे भी प्रेमी के पास भी वो दूसरी स्त्री बन के रहती, तो उसने ये तय किया कि वो अपने उन बच्चों के साथ में एक सुरक्षित कवच में रहे। तो मुझे कठपुतलियां कहानी बहुत पसंद है, सुगना का किरदार पसंद है। और किरदार कहानी लिखी थी मैंने, और मैंने बहुत चाव से लिखी। हालांकि मुझे किरदार कहानी में मधुरा होना स्त्री का पसंद नहीं है। कि पहले तो अगर मैंने ही लिखी वो कहानी, क्योंकि वो कहानी एक आईना है। पहले तो स्त्री उस पुरुष, अपने प्रिय पुरुष के तरह से ढलती चली जाती है, लेकिन जब वो बहुत दूर निकल जाती है तो वो एक हताशा में आ जाती है कि मैं तो कोई और बन गई। मैं अपने प्रिय पुरुष के लिए बदलते 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 बिल्कुल फीके रंगों वाली कोई स्त्री बन गई हूँ। तो मुझे वो एक नायिका की तरह यूं पसंद नहीं आएगा एक व्यक्ति की तरह, लेकिन एक नायिका की तरह अगर वो समाज के सामने एक आईना बन के खड़ी होती है मधुरा, तो मुझे वो मधुरा इसलिए पसंद है कि उसने अपने आप को नष्ट करके, जैसे कि आना कारेनिना की बात करें हम, तो उसमें भी वो कहती है कि आना, तुम्हें किस परम प्रेम की तलाश थी जो तुमने अपने आप को नष्ट कर लिया। तो कोई एब्सोल्यूट लव कुछ भी नहीं होता। तो आप किसी भी प्रिय पुरुष के लिए अपने आप को इतना बदल दें कि आप अपने आप को खुद को पहचानने से मना कर दें। तो ऐसे में मुझे मधुरा का किरदार लिखना अच्छा लगा कि शायद मैं कोई आई ओपनर चीज लिख सकूं, और मैं ऐसी स्त्रियों को जगा सकूं जो किसी पुरुष के लिए अपने आप को अंदर तक बदल डालती हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कावेरी इसलिए नहीं पसंद है कालिंदी, कि कालिंदी, कालिंदी बहुत संघर्ष कर कालिंदी रही कहानी है। मुझे बहुत पसंद है। कालिंदी कहानी में न्यूड मॉडल होना, और वो भी चौल से निकल के, वो भी ये चुनती है कि बेहतर रास्ता वेश्यावृत्ति से तो अच्छा है कि वो सम्माननीय कला जगत के लोगों के बीच में अपने आप को एक मॉडल की तरह, अपने देह को एक मॉडल की तरह प्रस्तुत करती है। और वो अपने बेटे के आगे इतना बड़ा अपना चरित्र गढ़ के उसके सामने रखती है कि बेटा भी उसका बहुत सम्मान करता है। उस कहानी का जो जान प्राण है, मैंने पिछले किसी लाइव में वो पूरी कहानी पढ़ी थी, मुझे बेहद पसंद है। उसका मुझे सबसे ज्यादा प्रभावी पक्ष ही वो लगता है उसके पुत्र के साथ उसके संबंध, बिल्कुल। संवाद, जैसे बेलोस, और जिस तरह से वो बराबर के लेवल पे अपने बेटे को लाके और बेटे के लेवल पर जाकर बात करती है। वो, वरना तो दृढ़ चरित्र तो लिखे जाते रहे हैं, लिखे जाते रहेंगे। अगर सिंपल तरीके से होती तो कालिंदी इतनी कोई महान चरित्र नहीं होती, बहुत सारे दृढ़ चरित्र हैं। लेकिन जिस तरह से उसने अपने आप को प्रस्तुत किया है पुत्र के सामने, और जो तनाव के साथ कसे हुए संवाद उससे तुमने दिए हैं, वो मुझे बेहद पसंद है। और मैं, और तुम विश्वास नहीं करोगे, उसको मैंने केवल एक दो ड्राफ्ट में लिखा, उसमें मैंने तीसरा ड्राफ्ट भी नहीं लिखा क्योंकि उसको भेजना था। तो उसको केवल दो ड्राफ्ट में पूरा किया, लेकिन वो मेरे अंदर उतर चुकी थी जब मैं उसे लिख रही थी। अच्छा मनीषा ये बताओ कि कठपुतलियां से लेकर लीलन और शाल भंजिका से लेकर मल्लिका तक की जो यात्रा है, उसमें लेखक के तौर पर तुम्हारे विकास और विस्तार पर हम कुछ सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल लक्ष्मी, निस्संदेह लेखक भी ग्रो करता है। और ग्रो, मुझे जब मैंने पहली कहानी लिखी थी, जैसे कि मेरा शुरुआती कहानी संग्रह है बौनी होती परछाई, तो उसकी सारी कहानियां बहुत ऐसी पारिवारिक और बहुत ऐसी थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने बहुत सारी जैसे मैंने समकालीन कहानियां पढ़ी, तो मुझे लगा नहीं, बात अपनी बात कहने से बात नहीं बनेगी, बात ऐसे पात्र की बात कहने से बनेगी जो पात्र अपने आप में एक परिवेश गढ़ता हो, जो पात्र अपने आप में सजग खड़ा होकर अपने परिवेश की और स्त्रियों की बात करता हो। तो तब मैंने सबसे पहले सुगना को चुना कि कैसे बाल विवाह की, इस बाल विवाह के कारण उसको एक लंगड़े से ब्याह दिया जाता है, और वो कैसे कैसे संघर्ष करती है, अपने पूर्व प्रेमी से मिलती है। और वो समाज की जो लोक पंचायत है उसमें भी लगभग उसके साथ भी वही सामाजिक एक खाप पंचायत जैसा कुछ होता है। तो मुझे वहां से लगा कि मैं अपनी बात नहीं कर सकती हूँ एज ए लेखक, एक कहानीकार के तौर पर।
आप केवल अपने ड्राइंग रूम और अपनी किचन और अपने इस छोटे से समाज, सभ्य समाज की बात करके कहानीकार नहीं हो सकते। तो अब मैंने अपने आप को अपने अंदर से बाहर निकाला। तो जो बौनी होती परछाइयां है वो एक मिडिल क्लास औरत की कहानियों की किताब है। लेकिन जैसे ही मैं सुगना को लेती हूँ, जैसे मैं कुर्जा को लेती हूँ, मैं स्वांग के गफूरिया को लेती हूँ और इन सब के बहाने लोक कथाओं को, लोक परिवेश को लेती हूँ, तो एक स्वीकृति मिलती है। उसी स्वीकृति के साथ मैंने ग्रो करना शुरू किया और मैंने ये जाना कि वैयक्तिकता से बात नहीं बनेगी। स्त्री, हम केवल एक आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की कहानियां लिखकर हम अपनी बात मुकम्मल तरीके से नहीं कह सकते। हमें तो मुझे लगा कि एक विचार के तौर पे कहानीकार से हम धीरे धीरे एक विचारक बनते जाते हैं। तो बिल्कुल सर। तो मैं अगर पहली कहानी बौनी होती परछाइयां की जो कहानियां हैं उनसे हम, अगर मैं कठपुतलिया से आऊं, कुर्जा किरदार तक आऊं और उसके बाद मैं लीलन पे आऊं, तो मैं लीलन पे आके मैं बहुत अलग तरीके से उसका शिल्प बनाए, जिसमें एक मरी हुई देह, कुचली हुई देह बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि कठपुतलिया में मैं बहुत वाचाल थी। वहां अंत तक आते आते, लीलन तक आते आते, एक मृत देह और उसकी कुचले जाने की व्यथा को मैं एक अलग तरह से शब्द दे सकी, जिसमें मैंने जानवरों का, छोटे छोटे जीवों का उपयोग किया। उसमें चींटियां, चूहे, सांप, कि वो भी एक बलत्कृत देह को देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरी ग्रोथ है कि कैसे मैं और बारीकियों में उतरती जा रही हूँ। जैसे कि स्वप्न पाश पे बात करूं, तो अगर गुलनाज फरीबा के अंदर मैं नहीं उतरती, जैसे कि उसको मुन क्यों दिखती है, जैसे कि उसको बार बार आर्टिमीजिया दिखती है, तो मैं उन गहराइयों में मैंने देखा कि मैं एक एक ना बड़े से स्थूल से एक सूक्ष्मता की तरफ बढ़ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि इन सब लिखने में मेरी एक जो स्थूलता से लेकर सूक्ष्मता की ओर जाने की यात्रा है, वो यात्रा मैंने धीरे धीरे अचीव की। तो मुझे लगता है कि हम सबको, हालांकि मैं फिर स्थूलता की तरफ जा सकती हूँ, मैं फिर से एक बिंदु की भी बात कर सकती हूँ, फिर से मैं एक पूरे समाज की भी बात कर सकती हूँ। तो ये वर्सेटिलिटी जो जब आ जाती है लेखक में, तो जब वो मुकम्मल बात करने लग जाता है, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि हाँ, मैंने अपनी विकास यात्रा यहाँ तक संपन्न की है कि जहां मैं बिल्कुल सूक्ष्मतर चीजों पे भी बात कर सकती हूँ। लेकिन कई बार ऐसे माहौल हैं जो मेरे मानस में है, मैं उन माहौल को उभार पाने में अभी भी नाकाम महसूस करती हूँ। तो जैसे मेरी माँ जब जा रही थी, तो मैं बाहर एक गैलरी में खड़ी हुई थी और वो वेंटिलेशन पे थी। तो उस वक्त चारों तरफ घरों की लाइट्स जल रही थी, उन घरों में गहमा गहमी हो रही थी, और उस वक्त कोई जा रहा था दुनिया से, ऐसा जो बहुत प्रिय था। उस माहौल को मैं अभी तक नहीं लिख पाई हूँ। मैं उसको पकड़ना चाहती हूँ, उस लाइट और अंधेरे के खेल को, उस अंधेरे में एक जाती हुई स्त्री को और एक उस स्त्री को जाते हुए देखने वाली दो और स्त्रियों को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको पकड़ने में मैं नाकाम हूँ। तो मेरी अभी आगे और यात्रा चलेगी कि जिसमें मेरी सोच एक पतली फॉरसेप की तरह हो जाए, जो किसी भी कण को पकड़ सकती है। तो मुझे एक लगता है कि तब मैं लेखक के तौर पर अपनी और विकास की यात्रा को आगे बढ़ा पाऊंगी, कि मैं कुछ और बारीक चीजें पकड़ पाऊं। अच्छा, कहते हैं कि लेखक अपनी रचना के समय पर काया प्रवेश करता है, और कहते हैं नहीं, हम लेखकों को इसका अनुभव भी है कि उसकी स्किन में घुसे बिना, उसकी सोल में घुसे बिना हम उसे नहीं जी पाते, पकड़ पाते। कितना घुसते हैं, कितना करते हैं, वो प्रत्येक लेखक पर होता है। तो मुझे ये बताओ कि वो कौन सा चरित्र था जिसकी काया में तुमने प्रवेश तो कर लिया, लेकिन तुम्हें निकलने में बेहद परेशानी हुई? गुलनाज फरीबा, तो अपने पास की मुझे थोड़े दिन तक मुझे लगने लगा कि मैं बिल्कुल सो नहीं पा रही हूँ, और मुझे डिप्रेशन का डर लगने लगा था कि ठीक है, सिजोफ्रेनिया तो बहुत अलग चीज है, जो बहुत अलग तरीके से लोगों पे घटित होती है। सिजोफ्रेनिया ना सही, लेकिन गुलनाज फरीबा से निकलते निकलते, और तुम बिलीव नहीं करोगी, वो छप के आई, मैंने उसको दोबारा नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा है। अद्भुत कृति है वो, और उसका जो अंत मैं है। नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं हिस्सों में पढ़ लेती हूँ उसको, लेकिन मेरे को मालूम है कि मैं कैसे मैं
मुझे आवाजें नहीं सुनाई देती थी, लेकिन मेरे को एक सल्कीनेस, मुझे एक डिप्रेशन महसूस होता था। नहीं, वो चरित्र तुमने ऐसा गढ़ा है, उसका अंत पढ़ के मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी बहुत कम रचनाओं या पात्रों से इतनी प्रभावित होती हूँ, लेकिन मैं उसके अंत को याद करके कई दिन नहीं सो पाई और आज भी अगर मैं उसके अंत को याद करती हूँ तो मुझे खते एक मुतवाजी। नहीं, अभी हम सिर्फ तुम्हारी रचनाओं पर बात नहीं, करेंगे। मैं अगर हाँ। कि प्रेम की बात है लेकिन वो मनीषा के लिए लेखन इश्क है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो लेखन इश्क हकीकी है या इश्क मजाजी है? इश्क मजाजी ज्यादा है। क्योंकि अलौकिकता का अपना, हम सब एक अलौकिकता में जीते हैं। तो हकीकी तो है, हकीकी तो हम दिन रात जमीन पे चलते हैं, इश्क हकीकी तो है ही, जमीन ही है, हम उस जमीन पे चलते हैं। लेकिन उस अलौकिकता में जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि ठीक है, लेखक जमीन पे भी टेका रहता है, लेकिन जब भी वो चाहे जमीन से 5 इंच ऊपर भी चल सकता है। तो मुझे क्या लगता है कि ये इश्क तो मजाजी ही है। वेरी गुड। अच्छा मनीषा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जो भाषा के वैविध्य और उसका जो वैभव है उससे हम सब गहरे तक प्रभावित हैं कि तुम्हारी भाषा मल्लिका में अलग हो जाती है और पंचकन्या में अलग हो जाती है, शाल भंजिका में अलग हो जाती है, और तो और केयर ऑफ स्पात घाटी से लेकर वर्तमान तक तुमने परिवेश के लिए अलग अलग विश्वसनीयता से भाषा गढ़ी है। तो क्या कभी तुम्हें कभी लगा है कि काश इस रचना की भाषा में बदल पाती? आ, हाँ, मुझे लगता है कि पंचकन्या में कुछ कुछ जगह में अलग तरीके से काम कर सकती थी, कुछ पौराणिक चीजें और ला सकती थी। तो वहां मुझे पंचकन्या में लगता है। और स्वप्न पाश में तो वो भाषा वही हो सकती थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे अधूरापन किसी में भाषा के तौर पे लगता है, तो मुझे पंचकन्या उपन्यास में लगता है कि मैं पौराणिकता को और ज्यादा, मतलब प्रभावशाली तरीके से ला सकती थी। अच्छा, मनीषा को किसी अन्य लेखक की किसी एक कृति का पुनर्लेखन करना हो तो वो कौन सी कृति चुनेगी? अ, मैं अगर मुझे पुनर्लेखन करना होगा ना, तो जैसे कि मुझे मृदुला गर्ग बहुत पसंद है, और उनका कटगुलाब उपन्यास भी बहुत पसंद है। तो मैं वो है। कटगुलाब उपन्यास की कुछ चीजें हैं जो मुझे अखरती हैं। बार बार सिस्टरहुड की बात आती है, लेकिन सिस्टर जब भी जिस तरह से हेल्प करनी होती है तो वहां पे नहीं होती है। तो मेरे को वहां कटगुलाब को मैं दोबारा लिखना चाहूंगी। वेरी ऑनेस्ट। और निर्मल वर्मा का वे दिन, उसको मैं दोबारा तो नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन वैसा मैं कुछ लिख पाऊं, वो मैं जरूर चाहूंगी। अच्छा, मनीषा को अपने ही किसी एक पात्र के इश्क में पड़ना हो तो किसके इश्क में पड़ेंगी? अ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दिव्य प्रेम में। अच्छा, अपने समकालीन रचना परिवेश में, चिंता मत करो मैं प्रिय लेखक का नाम नहीं पूछूंगी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मुझे समकालीन परिदृश्य में जो ये बहुत सारी फील्ड से जो युवा आए हैं, जैसे कि गौरव सोलंकी इंजीनियर थे, गौरव सोलंकी आए, विमल आए, बहुत अलग अलग परिवेश से। अगर मेरे समकालीन देखें तो हम सब है ना अलग अलग दुनियाओं से आए थे। प्रतीक्षा अपनी, मतलब बहुत बड़ी जॉब कर रही थी, बहुत उस पे, तो वो अपनी दुनिया से, अपनी दुनिया की कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानियां लेके आई। इवन जैसे किरण सिंह है, वो अपनी दुनिया की कहानियां लेके आई। तो जो हमारी जो ये पीढ़ी थी, ये बहुत अलग अलग फील्ड से आई और उसने एक मुकम्मल दृश्य पूरा किया। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है। और हमने
ज्यादातर ने कॉरपोरेट की दुनिया की कहानियां भी लिखी। जैसे अगर गीत चतुर्वेदी की बात करें तो पिंक स्लिप डैडी लिखी उसने। तो बहुत सारी ऐसी सी दुनियाओं की नई चीजें हमारे सामने आई जो नागरिक दुनिया की भी बात करते हैं। हम पहले जैसे कि हमेशा हम ग्रामीण और ऐसे समाजों की कहानियां लेके आते थे, लेकिन शहर में ही कुछ ऐसा भी शोषण है जो कॉर्पोरेट की दुनिया में है या और किसी जगह पे है, तो ऐसी कहानियां भी सामने आई। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा परिदृश्य तय हुआ। जैसे चरण सिंह पथिक जी हैं, उन्होंने गांव की कहानियां लिखी। तो मुझे क्या लगता है कि किसी भी समकालीन लेखन का जो पूरा का पूरा परिदृश्य है, उसको हर दिशा से आने वाले लेखक, कि हर फील्ड से आने वाले लेखक उसको मुकम्मल करते हैं। तो ये बात इस पीढ़ी के बारे में कहूं तो बहुत अच्छी है। और इस समय जो ये समकाल है, इसमें 5-6 पीढ़ियां एक साथ कहानी लिख रही हैं, तो ये बात मुझे इस काल की भी बहुत पसंद है। और सबसे बुरी? सबसे बुरी बात कि हम एक दूसरे को नहीं पढ़ते हैं। हम अजीब सी ईर्ष्या के शिकार रहते हैं और हम एक दूसरे को नहीं पढ़ना चाहते हैं। और या तो हम मित्रता में इतने गहरे उतर के और किसी की बुरी रचना की भी इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां लिख देते हैं, और अच्छी रचनाओं पे हम इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है। तो मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे कोई रचना पसंद आती है तो मुझे उसमें व्यक्ति का होना गौण हो जाता है। फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं उस रचना पे बात करूंगी, उस रचना के बारे में लिखूंगी। तो मुझे यहाँ पे इस बात की तकलीफ होती है कि हम समकालीन किसी न किसी ईर्ष्या के तहत या किसी न किसी उपेक्षा के तहत या फिर इग्नोरेंस के तहत हम एक दूसरे को पढ़ते नहीं है, जबकि हम में से हर कोई कुछ न कुछ महत्वपूर्ण लिख रहा है। ओके मनीषा, तुमने कविताएं भी लिखी, उपन्यासकार, कथाकार तो तुम हो ही, लेकिन मैं कथेतर की बात करूं तो तुमने नृत्य पर भी लिखा है, यात्रा वृतांत भी लिखा है, कविताएं भी लिखी हैं। तो ये बताओ कि कथेतर गद्य में किस विधा में तुम्हारा मन सबसे ज्यादा रुचता है? सच कहूं तो यात्रा वृत्तांत में बहुत रुचता है। जैसे कि मैंने बहुत मोटा एक संकलन मेघदूत की यात्रा, पूरे मेघदूत की राह के पथिक लिखा है, और उसका ही अंश है होना अतिथि कैलाश का। तो मुझे यात्रा वृत्तांत लिखना बहुत पसंद आता है क्योंकि उसमें आप जी रहे होते हो, उस जिए हुए को लिखना। क्योंकि उसमें आपको वो कष्ट नहीं उठाना पड़ता है कि कहानी में अब आगे क्या होगा, आप वो जी चुके होते हो और उसको आप रोचकता से लिख सकते हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो इतना रोचक हो कि उसमें मतलब चाहे मेरे निजी पल भी आ जाए, चाहे मेरी बेवकूफियां भी आए, तो कम से कम किसी को हंसाए या किसी को प्रेरणा दे। तो मुझे यात्रा वृत्तांत लिखना बहुत पसंद है। बेहद खूबसूरत यात्रा वृतांत है तुम्हारा, मैंने पढ़ा है, उस पर मैंने लिखा भी है। बेहद खूबसूरत है। और अहम का विसर्जन, जो तुम्हारी मित्र हूं तो तुम्हें जानती भी हूँ थोड़ा बहुत, कि अहम का विसर्जन जिस तरह से वहां पर जाके तुमने किया, और उसका जो विगलित करने वाला मार्मिक और ऑनेस्ट चित्रण तुमने किया है, वो अद्भुत है। चलिए, मुझे लगता है समय भी काफी हो गया है। बिल्कुल। प्रश्न है ना, अंतिम प्रश्न फिर से कथा के कसुमल रंग पर, कि तुमको लेखक के रूप में इस कसुमल रंग का कौन सा शेड सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें तुम बार बार अपनी कलम डुबाना चाहोगे? लक्ष्मी, मैं सच बात कहूं तो प्रेम से भी अधिक जो कलर रंग मुझे पसंद है, वो दो स्त्रियों का एक दूसरे को समझना। क्या और वो बात मेरी है। कहानियों में आता है कि अगर हम पंचकन्या में भी देखें, या अगर हम माँ और बेटी का रिश्ता गुलनाज फरीबा के यहाँ देखें, या मैं मन्नू और मल्लिका के रिश्ते की बात करूं, तो जब दो स्त्रियां एक दूसरे को समझ के एक दूसरे के करीब आती हैं, जहां पितृसत्ता अपने आप को असहाय खड़ा पाती है, तो जब ये दो स्त्रियों की निकटता होती है, जिनकी मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी स्त्रियों की। जैसे कि शिगाफ का मैंने समर्पण अपना गंगा के नाम किया है। तो गंगा वहां पर एक खेतीहर मजदूर थी, और उसकी और मेरी मित्रता इतनी अनूठी थी कि वो मुझे 4 पहाड़ पार करके अपने घर ले जाती थी, छोड़ने आती थी, और मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ बना के लाती थी। तो मुझे लगता है कि वर्ग से परे जब दो स्त्रियां मिलती हैं, किसी भी अल्टीरियर मोटिव के
बिना जब दो स्त्रियां मिलती हैं तो उनके बीच का जो संबंध है वो प्रेम से कहीं कहीं बहुत बहुत बड़ा और कसुमल है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो कसुमल रंग मेरी कहानियों में, मेरे जीवन में बना रहे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम स्त्रियों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के हृदय में एम्पैथेटिक भावना से देखकर ही कुछ परिवर्तन हम हमारी स्थितियों में आएगा। और जो तुमने कहा कि यहाँ ईर्ष्या भाव के कारण जो एक दूसरे की उपेक्षा है, उसमें हम लोग बदकिस्मती से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। तो मनीषा, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत आनंद आया, हम मित्र इतने हैं वैसे। अनूठे सवाल थे, मुझे भी जवाब देने में और बात संवाद में बहुत मजा आया। तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हारे नए उपन्यास के लिए। जल्दी से नए बहुत शुक्रिया उपन्यास। लक्ष्मी, तुम्हारा भी और प्रगतिशील लेखक संघ के इस साहित्य उत्सव का भी।